नमस्कार व्यूअर्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं योजना आयोग और नीति आयोग के अंतर को, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को पढ़ेंगे कि आखिरकार वो कौन से कारण थे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्हें योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाना पड़ा। क्या यह नीति आयोग योजना आयोग से बेहतर था या योजना आयोग ही बेहतर था, तो इन दोनों का हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, जो योजना आयोग था ये रूसी मॉडल पर आधारित था। रूस के मॉडल पर आधारित था, यानी कि विदेशी मॉडल इसलिए इसे कहा जाता है। भारत आज़ाद हो जाता है जब आपका 1947, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये चला रूसी मॉडल, रूस के मॉडल पर आधारित था। तो 2015 में जब सरकार बदल जाती है तो इसे बदल दिया गया और नीति आयोग को लाया गया। ये भारत के विद्वानों ने दिया था, इसलिए इसे भारतीय मॉडल के रूप में देखा जाता है। दूसरा कारण यहाँ पे ये है, जो योजना आयोग था इसमें सेंट्रल जो आपकी केंद्र सरकार होती है इसकी भूमिका अधिक थी। ठीक है, यानी जितनी भी जो प्लानिंग होंगी वो केंद्र सरकार के द्वारा तय होती थी। ठीक है, कैसे तय होती थी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूँ। यहाँ पे आपका सेंट्रल होगा केंद्र, यहाँ पे कोई प्लानिंग्स बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे राज्य में इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, फिर राज्य के बाद ये जिले पे जाएगी और जिले के बाद ये ब्लॉक स्तर पे जाएगी और फिर ये गांव में आएगी। तो ऐसे यहाँ पे ये प्लानिंग्स इम्प्लीमेंट होती थी। इसका अंत में परिणाम यह निकलता था कि जिस गांव में जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, ठीक है, उसको देखने में यहाँ पे योजना आयोग जो था आपका असफल रहता है, क्योंकि जो गांव होता था उनकी सबकी समस्याएं अपनी अलग अलग होती थी और अपनी अपनी अलग अलग मांग होती थी। नीति आयोग में ऐसा नहीं था। नीति आयोग में दोनों की भूमिका रहती थी। इससे पहले भी हमने सहयोगी संघवाद को पढ़ा है, सहयोगी संघवाद के बारे में। ठीक है, तो इसमें सहयोगी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है। यानी सहयोगी संघवाद का मतलब होता है जब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर विकास के पैमाने पर कार्य करेंगे। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों की भूमिका होगी। तीसरा हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरी बात यह थी कि इसमें गवर्नमेंट की भूमिका होती थी योजना आयोग में। जो भी पॉलिसीज़ बनती थी वो सरकार द्वारा बनती थी। ठीक है, और केंद्र स्तर पर सेंट्रल पर इसका इम्प्लीमेंट हो जाता था। नीति आयोग में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। नीति आयोग में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी थी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, इन दोनों में डिफरेंट ये होगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है। गांव की ज़रूरतों को, समस्याओं को यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है योजना आयोग में। लेकिन यहाँ पे जो निजी क्षेत्र होगा, आपका प्राइवेट सेक्टर होगा, उनको भी देखा जाएगा, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और सरकार यहाँ पे उस तरीके से पॉलिसीज़ बनाएंगी। चौथा यहाँ पे आता है, जो योजना होती थी वो योजना केंद्रीकृत होती थी। केंद्र के आधार पर योजना का निर्माण होता था और उसे राज्यों के पैमाने पर या स्तरों पर फैलाया जाता था। लेकिन यहाँ पे नीति आयोग में ऐसा नहीं था। इसमें जो है आपका जो भी क्षेत्र होंगे, जो भी स्थानीय लोग होंगे या स्थानीय बॉडी होंगी, आपकी लोकल बॉडीज़ होगी, उन पर भी बल देता था। जो आपका यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, निजी जो क्षेत्र हैं, उनके विकास पर भी ये बल देता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसमें योजना जो है सिर्फ सेंटर पे बना दी जाती थी और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जो सेंट्रल होता है हमारा, जो केंद्र होता है, वो क्या करता था, एक टारगेट ले लिया उसने। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि 75 साक्षरता दर हमें बढ़ानी है। अब ये मानिए किसी स्टेट में पहले से 60 है साक्षरता दर, तो उसके लिए तो सही है। अगर किसी स्टेट में ये आंकड़ा जो है ये 80 का है, तो ये क्या इसे घटाया जाएगा? तो इस तरीके से सेंटर पे प्लानिंग्स बनती थी, वो पूरे हर जगह लागू होती थी। लेकिन नीति आयोग में स्टेट के हिसाब से प्लानिंग्स बननी होगी। और अंत में हम यही परिणाम देखते हैं कि योजना आयोग
उस तरीके से विकास करने में असफल रहा जिस तरीके की हमें ज़रूरत थी, जिस तेज़ी की हमें ज़रूरत थी भारत की सरकारों को या भारत के निजी क्षेत्रों को। इसलिए 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई और 2017 से चालू किया गया। और विकास में तेज़ी आई, उतनी नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से योजना आयोग काम करता है उससे बेहतर नीति आयोग ने काम करा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत, द गाइडिंग प्रिंसिपल। इससे पहले हमने योजना आयोग के कार्यों को पढ़ लिया था इस टॉपिक में, पुस्तक में अपनी। और इससे पहले हमने ये भी जान लिया कि योजना आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, माफ़ कीजिएगा, नीति आयोग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है योजना आयोग के स्थान पर। सरकारी दस्तावेजों में नई संस्था के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो आपकी नीति आयोग है, ये नई संस्था है आपका, क्या है? ये एक थिंक टैंक। अपने कामकाज को अंजाम देते हुए संस्था विकास के एक ऐसे विजन से निर्देशित होगी जो समावेशी है, महत्वपूर्ण है तथा धारणीय है। संस्था को सशक्तिकरण की ऐसी रणनीति के साथ कार्य करना है जो कि मानवीय गरिमा तथा राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर आधारित हो। दस्तावेज इसके लिए स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करता है। हर किसी को उसके अपने उच्चतम आदर्शों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित करना। नई संस्था को एक ऐसे विकास मॉडल का अनुसरण करना है जो सर्वमौलिक, व्यापक, समावेशी और समग्र हो। अंत्योदय, गरीबों, सीमांतों तथा पददलितों का उत्थान को प्राथमिकता। यहाँ पे गरीबों को प्राथमिकता दी गई। इसमें जो दलित लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको प्राथमिकता मिलती है। विकास अपूर्ण तथा अर्थहीन है यदि यह मुख्यधारा से सबसे दूर खड़े व्यक्ति का स्पर्श नहीं करता है, जो समाज से बहुत दूर है, मुख्यधारा में नहीं है समाज की। अगर उन तक ये नहीं पहुंच पाता है तो विकास आपका जो है वो अर्थहीन है, उस विकास का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा। गरीबी से भयानक और दुखदायी दूसरी कोई चीज़ नहीं है, जैसा कि कवि तिरुवल्लुवर ने कहा था। समावेश, भेद, असुरक्षित इस सीमांत वर्गों का सशक्तिकरण तथा पहचान आधारित हर प्रकार का भेदभाव, लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति, वर्ग आदि का निराकरण। समावेशी के महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ पे समावेश का मतलब क्या कहा गया है? किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी रंग का हो, लिंग से भी कोई भेदभाव नहीं होना है। इन सब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र, सबका विकास यहाँ पे लक्ष्य है। दस्तावेज में शंकर देव के कथन को उद्धृत कर इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हर जीव को अपनी आत्मा के समतुल्य देखना सर्वोच्च साधन है। गरीबों को अपना भाग्य निर्माता बनने का पूरा अधिकार है और राष्ट्र के विकल्पों के चुनाव में उनका भी समान प्रभाव होना चाहिए। गांव, विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, अपने लोकाचार व संस्कृति की तलाशिता की जीवन शक्ति एवं ऊर्जा का उपयोग। जनसंख्यात्मक लाभ, डेमोग्रेटिक डिविडेंड। अपनी सबसे बड़ी पूंजी भारत के लोगों की क्षमता का उपयोग, उनकी शिक्षा, कौशल विकास, इस सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें उत्पादक आजीविका अवसर उपलब्ध कराकर इन सबको भी हम विकास कर सकते हैं। जो भी भारत के लोगों की क्षमता का जो उपयोग है, उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो स्किल्स हैं, विकास से सशक्तिकरण के माध्यम से। जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन। विकास प्रक्रिया को जन चालित बनाने के लिए एक जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन का वास्तविक चालक बनाना। इसके लिए हमारे विस्तारित परिवार के अंग अप्रवासी भारतीयों को शामिल करना, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी भू आर्थिक एवं भू राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है और उनका उपयोग भारत के विकास में किया जाना चाहिए। अभिशासन की बात की जाती है यहाँ पे। गवर्नेंस, एक खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, तत्पर तथा उद्देश्यपूर्वक अभिशासन की स्थापना होनी चाहिए। जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपका प्रशासन है, वो बिल्कुल
पारदर्शी होना चाहिए, उद्देश्यपरक होना चाहिए, उसके पास उद्देश्य होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, नियोजन एवं विकास प्रक्रिया के केंद्र में धारणीयता हो, जो कि पर्यावरण के प्रति सम्मान की भारी प्राचीन परंपराओं पर आधारित हो। यहाँ पे हम बात करते हैं नीति आयोग की संरचना की। स्ट्रक्चर क्या था नीति आयोग के, यहाँ पे फुल फॉर्म अगर आप ये याद रखिएगा, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। इम्प्लीमेंट होता है सही से, मुख्य रूप से कार्य में आता है 2017 को। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, हमने ये भी पढ़ लिया। तो ये पॉइंट एग्जाम में आ सकते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आयोग एक कृषि संगठन लीन ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसे विशेषज्ञता के संजाल के रूप में संदर्भित किया गया हो, जो प्रकार्यता, नमनीयता तथा विशेष क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित हो। इसकी निम्नलिखित संरचना होंगी या प्रक्रियाएं होंगी। अध्यक्ष होगा, इसमें एक अध्यक्ष होगा आपका, जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। प्रशायी परिषद होगा, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और संघीय क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल हैं। तीसरा यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदें। इसका गठन ऐसे विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए दिया जाएगा जो 2 से अधिक राज्यों अथवा क्षेत्रों को प्रभावित करते हों। आयोग में नियोजन स्तर से शुरू होगा, जिससे कि प्रधानमंत्री द्वारा आहूत क्षेत्रीय परिषदें प्राथमिकता के क्षेत्रों को चिन्हित करेंगी। राज्यों के संबंधित उपसमूह भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर किया जा सकता है तथा केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संयुक्त रूप से नेतृत्व करेगी। क्षेत्रीय परिषदों की विशेषताएं पढ़ते हैं अब हम, क्या क्या होंगी। निम्न प्रकार से इनकी विशेषताएं होंगी। ए है, एक निश्चित काल अवधि होगी, एक टाइम पीरियड होगा लिमिटेड, चाहे वो 1 से 2 साल का हो, कितने भी महीने का हो, जिसमें रणनीति बनाने तथा कार्यान्वयन को देखने का दायित्व होगा। आपको 1 से 1.5, 2 जो भी साल दिया जाएगा, मान लीजिए 6 महीने दिया जाता है, तो इसमें रणनीति बनेंगी, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है वो सब देखा जाएगा। तो एक पहली विशेषता तो इसकी यह है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं, इसके प्रमुख मुख्यमंत्री समूह में से कोई एक मुख्यमंत्री तथा उससे संबंधित केंद्रीय मंत्री संयुक्त रूप से होंगे। इसमें परिक्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री तथा सचिवगण तथा राज्य मंत्री एवं संबंधित सचिवगण होंगे। डी है यहाँ पे, यह संबंधित विषय विशेषज्ञ एवं अकादमिक संस्थानों से जुड़ी रहेगी। ई है, आयोग मुख्यालय में इसका एक सहायक सेल होगा, सपोर्ट सेल होगा, जो सपोर्ट भी करेगा इसे टाइम टाइम पर। चौथा है यहाँ पे विशेष आमंत्रित, स्पेशल इनवाइटीज, विशेषज्ञ अभ्यासकर्ता जिनका विषय विशेष में संविज्ञता प्राप्त हो। कोई एक्सपर्ट होंगे इसमें, जो किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट रखते हों, विशेषज्ञ हों। प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रितों को शामिल होंगे। पूर्णकालिक संगठन रूपरेखा, फुल टाइम ऑर्गेनाइजिंग फ्रेमवर्क। प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित होंगे। ये होगा, उपाध्यक्ष होगा आपका वाइस चेयरमैन। ये जो होगा ये आपका जो भी प्रधानमंत्री उनके द्वारा चुना जाएगा। सभी पूर्णकालिक सदस्य होंगे मेंबर। अंशकालिक सदस्य होंगे जो अधिकतम 2 होंगे, जो कि शीर्ष विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों आदि से पदेन हैसियत में नियुक्त किए जाएंगे। ये जो सदस्य हैं ये चक्रीय आधार पर नियुक्त होंगे। डी है यहाँ पे पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, अधिकतम ये 4 होंगे, जो कि मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। जो भी आपकी मंत्रिपरिषद होगी उनमें से प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाएंगे 4। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यविधि के लिए नियुक्त भारत सरकार के सचिव के समक्ष की हैसियत सचिवालय
आवश्यकता न हो। जो सचिवालय है ये, अगर इसकी कभी निकट भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो ये आवश्यकतानुसार हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बॉडी की बात कर ली, किसकी जो स्ट्रक्चर है, नीति आयोग की स्ट्रक्चर बॉडी की कैसी होगी। कार्य हम इसके पहले ही देख चुके हैं, ये हमने समझ लिया कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अब पढ़ते हैं हम आयोग की विशेषज्ञ शाखाएं। स्पेशलाइज विंग इन द आयोग। इस आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञ शाखाएं होंगी। पहली होगी यह अंतर्ग्रह परिक्षेत्रीय विशेषज्ञता, इन हाउस सेक्टरल एक्सपर्टीज विकसित करेगी, जिसमें शोध विशेष विशेषज्ञ तथा विद्वान रहेंगे। दूसरा है परामर्शी शाखा, कॉन्सल्टेशनसी विंग होगी इसमें। यह केंद्र राज्य सरकारों के उपयोग की विशेषज्ञता एवं निधियन का एक ऐसा बाजार उपलब्ध कराएगी, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हल सुझाने के लिए सार्वजनिक एवं निजी तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समाधानकर्ता होंगे। नीति आयोग स्वयं सभी सेवाएं देने के स्थान पर मिलानकर्ता की भूमिका में होगा और प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों पर एकाग्र होगा, जबकि शेष के लिए मार्गदर्शन एक क्वालिटी प्रदान करेगा। तीसरा है यहाँ पे टीम इंडिया शाखा। इसमें प्रत्येक राज्य, मंत्रालय तथा सेवा के प्रतिनिधि होंगे तथा यह राष्ट्रीय सहयोग के एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करेगा, जिसमें प्रत्येक प्रतिनिधि सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य मंत्रालय के आयोग में न निरंतर उपस्थिति एवं सहभागिता है। राज्य मंत्रालय तथा आयोग के बीच एक प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करेगा। विकास से जुड़े सभी मामलों पर समर्पित संपर्क अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए। एक राष्ट्रीय धुरीय संस्थागत मॉडल विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य तथा मंत्रालयों को समर्पित दर्पण संस्थान मिरर इंस्टीट्यूशन विकसित करने के लिए कहा जाएगा, जो कि संवाद और अंतःक्रिया के लिए अंतर्पृष्ठ की तरह काम करे। ये संस्थाएं बदले में विशेषज्ञता का स्वयं अपना संचार राज्य एवं मंत्रालय के स्तर पर विकसित करेंगी। नीति आयोग केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग, परामर्श तथा समन्वय स्थापित पर कार्य करेगा। यह क्या करेगा? यह केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएं भेजेगा, जबकि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनकी होंगी। यहाँ पे एक और है, विकाई ऑफ गॉड गवर्नेंस, सुशासन का वाहक कौन होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने काफ़ी पढ़ लिया। आज स्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने बात कर ली आखिर क्यों नीति आयोग की हमें ज़रूरत पड़ी योजना आयोग की जगह। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।